सीसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं इसके प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है, लेकिन हम लोग का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं इसके प्रकार। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया और साथ ही रेडॉक्स रिएक्शन, दैट मीन्स उपचयन अपचयन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो उपचयन अभिक्रिया होता है और पदार्थ से ऑक्सीजन जब हटे तब वो अपचयन अभिक्रिया होता है। जब किसी तत्व अथवा यौगिक से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस तत्व अथवा यौगिक में क्या बदलाव आते हैं, आज इसी बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। लोहा, ये हर जगह उपलब्ध एक मेटल है, सबने लोहा देखा होगा, जिसे हम इंग्लिश में आयरन कहते हैं। इसका संकेत होता है Fe, फेरस। लोहा एक ऐसा धातु है, जब ये ऑक्सीजन, आप देखते होंगे समानतः लोहा में जंग का लगना, ये समान बात है। लोहा हम बाहर रख देते हैं और लोहा में जंग लग जाता है। आप इस बात को समझ लें कि प्रकृति में पाई जाने वाली जितनी धातुएं हैं सभी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। लोहा में जंग लगना ये उसका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के कारण ही होता है। लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाता है और यही ऑक्साइड की परत लोहा पे जंग के रूप में दिखाई देती है। तो कैसे कोई मेटल, कोई भी धातु, उस पे जंग नहीं लगे, क्योंकि जंग लगने से धातुएं संक्षारित हो जाती है, धातुएं खराब हो जाती है, उस परत दर परत क्या होता है, गिरने लगता है। तो परत दर परत गिरने लगता है। इससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे कि संक्षारण क्या है। तो किसी भी धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड का परत बनाना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण का मतलब होता है उसके परत का क्षय होना। तो लोहा पर जंग लगना ये संक्षारण का एग्जाम्पल है, या किसी भी पदार्थ का, किसी भी धातु पदार्थ का खराब होना संक्षारण का एग्जाम्पल होता है। तो संक्षारण से बचने के लिए हम सामान्यतः क्या करते हैं, उस धातु पे किसी दूसरे धातु का परत चढ़ा देते हैं, या धातु को मिश्र धातु के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, या धातु पर हम तेल अथवा ग्रीज लगा देते हैं, या यूं कहे धातु को हम पेंट करके भी, जब धातु को हम पेंट करते हैं तब भी धातु को हम संक्षारित होने से बचा सकते हैं। तो संक्षारण का मतलब हुआ किसी धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उस पे ऑक्साइड का परत बनाना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण से बचाने के क्या उपाय हैं, उस धातु को आप पेंट कर दें, उस पर ग्रीस अथवा तेल लगा दें, उस पर किसी दूसरे धातु का परत चढ़ा दें, कुछ ऐसे धातु का परत चढ़ा दें जो धातु जल्दी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करे, वैसे धातु का जब परत चढ़ा देंगे तो हम धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किसी धातु का संक्षारित होना या धातु या संक्षारण कौन सी अभिक्रिया है। तो संक्षारण क्या हुआ, संक्षारण का मतलब हुआ ऑक्सीजन का संयोग। तो ऑक्सीजन का संयोग या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो संक्षारण का मतलब हुआ उपचयन। तो संक्षारण होने से क्या होता है, धातु खराब हो जाता है। एक दूसरा चीज भी अक्सर देखते होंगे आप, एक शब्द है एनसीईआरटी बुक में, विकृति गंधिता। ये गंध, और विकृत मीन्स होता है एक अजीब गंध जिसे हम नहीं, मतलब सहन नहीं कर पाए, उस गंध को कहते हैं विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता मतलब खाने वाला कोई प्रोडक्ट है, जैसे विशेष रूप से जो फैटी चीजें, तैलीय चीजें होती है। तो मांस मछली हम खाते हैं, तो मांस मछली आप देखेंगे कि 2 दिन 3 दिन के बाद उसमें इतना बदबू आता है कि वो बर्दाश्त नहीं होगा। 1 दिन के बाद, 24 घंटे के बाद उसमें इतना बदबू आएगा कि आप उस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो जो तैलीय पदार्थ होते हैं, तैलीय खाद्य पदार्थ होते हैं, जिसमें तेल हो या वसा हो, वो भी खराब हो जाता है। तो उसके खराब होने के पीछे भी वजह यही है कि उपचयन की घटना, अर्थात किसी खाद्य पदार्थ में जब ऑक्सीजन से वो खाद्य पदार्थ अभिक्रिया करता है तो वो खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है, और उसके खराब होने से उसमें विकृत गंध आने लगता है, जिससे विकृति गंधिता कहते हैं।
तो विकृत गंधिता तथा संक्षारण ये दो टर्म भी हैं जो उपचयन के कारण होते हैं, विकृत गंधिता और संक्षारण। ये चिप्स का पॉकेट जो आता है दुकानों पे, बहुत सारे आप चिप्स आपने देखा भी होगा, खाया भी होगा। तो चिप्स के पॉकेट में हम लोग जब चिप्स खरीदते हैं तो हम लोगों को लगता है कि ये 5 रुपये 10 रुपये खरीद रहे हैं, इसमें मटेरियल बहुत कम है, लेकिन हवा से फुला दिया है। तो वो हवा से फुलाने के पीछे वजह ये नहीं है कि उसका क्वांटिटी ज़्यादा दिखे, हवा से फुलाने के पीछे असल लॉजिक ये होता है कि वो खराब नहीं हो, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। चिप्स या कुरकुरे के पॉकेट में नाइट्रोजन N2 गैस भरा रहता है। इस N2 गैस के कारण नाइट्रोजन का जो पॉकेट होता है वो उसमें जो चिप्स होता है वो चिप्स ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाता, और इसके कारण क्या है, चिप्स का वो जो चिप्स है खाने वाला वो खराब नहीं होता है। तो चिप्स के पॉकेट में या किसी खाद्य पदार्थ के पॉकेट में जो गैस भरा होता है वो कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, N2 गैस होता है। ठीक है, आज हम लोग दो अभिक्रिया और देखेंगे, एक है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तथा अवक्षेपण अभिक्रिया। दोनों अभिक्रिया को जैसे ही हम लोग देख लेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार खत्म हो जाएंगे और लगभग ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। बस एक चीज रह जाएगा, समीकरण को संतुलित करना। कोशिश करते हैं हम कि समीकरण को संतुलित करना भी आपको आज सिखा दें। चलिए हम देखते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जो भी अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं सबका सब रासायनिक अभिक्रिया है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में घटित हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, पेड़ पौधे द्वारा जो इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस किया जाता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, भूमि से H2O लेते हैं। तो ये CO2 H2O तथा सूर्य के प्रकाश CO2 तथा H2O को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा H2O को क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। तो यहां सूर्य का प्रकाश लग रहा है, अतः यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ। वह सारा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता हो उसे हम कहेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यह सेकेंड एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तब देखते हैं कि सिल्वर से क्लोरीन अलग हो जाता है। तो ये क्या होता है, यहां ये जो घटना है ये देखा जाए तो ये जुड़ने की घटना हो रही है, संयोजन है, लेकिन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। प्रकाश की उपस्थिति में संयोजन अभिक्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में ये वियोजन अभिक्रिया, अर्थात क्या है, सिल्वर क्लोराइड Ag तथा Cl में विभक्त हो जाता है। वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो फिर ये क्या होता है, सिल्वर तथा ब्रोमीन में बढ़ जाता है। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं, ये तीनों जो रिएक्शंस हैं ये प्रकाश की उपस्थिति में ही घटित होते हैं, अतः इसे हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये अभिक्रिया तो आप समझ सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस का है, लेकिन ये दोनों अभिक्रिया का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये फोटोग्राफी प्लेट जो होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी प्लेट, वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी प्लेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस दोनों रिएक्शंस का। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमारा जो अंतिम अभिक्रिया है वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया को जानने से पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि अवक्षेप क्या होता है। तो अवक्षेप को हम सिंपली आपको बता दें, जैसे चीनी का पाग बनता है, हम लोग चीनी का पाग मिठाई बनाने के क्रम में देखते होंगे बहुत सारा चीनी का पाग बनाना पड़ता है। तो चीनी का पाग बने, या जब ये ईख के रस से जब मीठा तैयार किया जाता है, गुड़ तैयार किया जाता है, तो उसको एक बड़े से प्लेट में रस को रख करके गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद बार बार उस पर देखेंगे आप फेन की तरह जमा होने लगता है। तो फेन की तरह जो जमा होने लगता है तो उसको लोग क्या करते हैं, छान करके बाहर फेंक देते हैं। तो वो जो फेन की तरह जमा होने लगता है, या बाढ़ के टाइम में नदी के किनारे जो
जमा होने लगता है व्हाइट व्हाइट कलर का, उसी को बोलते हैं अवक्षेप। तो ये अवक्षेप जो होता है, ये अवक्षेप उस लिक्विड के साथ घुलता नहीं है, ये विलय नहीं होता है, ये एक तरह का ठोस मॉलिक्यूल है, ये विलय उसमें नहीं होता है। तो ये जो अवक्षेप है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जब घटित होती है तो उत्पाद जो है अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया का डिफिनेशन होता है वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसका एग्जांपल, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, नमक है, ये सोडियम क्लोराइड, इसको नमक, नमक का सूत्र यही होता है साधारण नमक का, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है तो बनाता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनाता है, सोडियम नाइट्रेट बनाता है। सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनाता है। लेकिन ये जो सिल्वर क्लोराइड बनता है ये हमारा अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप के रूप में उत्पाद जो है अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो। तो ये जो उत्पाद है हमारा अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, अतः इसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। इस तरह से हम लोगों ने अभिक्रियाओं के प्रकार में देखा, सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तथा अवक्षेपण अभिक्रिया। अब अभिक्रियाओं के प्रकार, हम लोग जो अभिक्रिया के प्रकार को देख रहे थे, ये अभिक्रिया के प्रकार खत्म हुए। अब हम लोग देखेंगे कि जो हम ये रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में लिख रहे हैं। तो ये समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं तथा समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं और समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, अभी देखते हैं हम लोग। जैसे कोई भी समीकरण है, आप कोई भी समीकरण ले सकते हैं। यहां एक समीकरण लिखा हुआ है, आप देखें एरो के बाएं तरफ, ये जो एरो के बाएं तरफ पूरा लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट या इसको बोलते हैं अभिकर्मक। ये क्या होता है, अभिकर्मक। और इधर जो होता है ये कहलाता है उत्पाद, ये होता है उत्पाद। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, इसको प्रतिफल भी कहते हैं। तो ये जो अभिकर्मक है, इस अभिकर्मक में एरो के बाएं तरफ क्या लिखा था, अभिकर्मक। एरो के बाएं तरफ क्या क्या है, सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है। सोडियम के कितने परमाणु हैं, 2। कार्बन के कितने परमाणु हैं, 1। ऑक्सीजन के 3 यहां और 4 यहां, कितने हो गए, 7। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। सल्फर के कितने हैं, 1। आइए इधर देखते हैं। निश्चित रूप से प्रतिफल में वो सारे तत्व होंगे जो अभिकर्मक में थे। तो सबसे पहले तो हम इसी क्रम में इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं NaCOHS। Na इधर कितना है, 2। C कितना है, 1। O कितना है, 4 और 3 7। H कितना है, 2 और S कितना है, 1। क्या हम देख रहे हैं, इधर सोडियम और इधर सोडियम समान संख्या, कार्बन, कार्बन के परमाणु समान, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के भी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के भी, सल्फर और सल्फर के भी। तो ये जो हमारा रिएक्शन है या ये जो समीकरण है, ये समीकरण हमारा ऑलरेडी संतुलित है। तो हम ऐसे समीकरण का एग्जाम्पल देखेंगे जो संतुलित नहीं हो और उसे हम लोग संतुलित करना सीखेंगे। तो आइए हम देखते हैं वैसे एग्जाम्पल्स को।
देखिए ये पहला जो एग्जाम्पल है, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट बनाता है तथा जल बनाता है। होता ये है कि हाइड्रोजन के साथ जो सल्फेट जुड़ा हुआ है, ये सल्फेट और पोटेशियम के साथ जुड़ जाता है, तथा इधर जो हाइड्रोक्साइड था ये क्या होता है, H2 के साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह से करके H2O बन जाता है, जल बन जाता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम सल्फेट है और ये जल है। तो देखिए यहां भी हम देखते हैं, यहां एरो के बाएं तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 यहां दिख रहा है, एरो के बाएं तरफ देखना है, और 1 यहां, तो कितने हो गए, 3। फिर आइए हाइड्रोजन इधर देखते हैं, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन हो जा रहा है 3 और इधर कितना है, 2 है। तो कुछ नहीं करते हैं, कम को बढ़ाते हैं। तो कम इधर है, दाएं तरफ 2 है और बाएं तरफ 3 है, तो दाएं तरफ 2 है, तो इस 2 को बढ़ाने के लिए पिछले क्लास में हमने बताया भी था आपको कि आप 2 यहां लिख सकते हैं। आप इस 2 को यहां नहीं लिखेंगे, बस इस 2 को यहां लिखेंगे, तो ये इस तरह से हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 और इधर 2 3, तो यहां पे आप 2 कर दीजिए, तो इधर हाइड्रोजन अब 2 हो जाएगा और ये हाइड्रोजन भी 2 हो गया, 4 हो गया। लेकिन चलिए हाइड्रोजन हो गया, अब सल्फर को काउंट करते हैं। सल्फर इधर 1 है, इधर सल्फर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। इधर ऑक्सीजन 4, ये 2 इस ऑक्सीजन में भी कॉमन है, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 4 6। चलिए हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन का काम फिनिश हुआ। उसके बाद देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम इधर कितना है, 2 है, इधर ही पोटेशियम कितना है, 2 है। इस तरह से ये हमारा समीकरण क्या हुआ, संतुलित हुआ। अब जो है सेकंड को देखते हैं। सेकंड में है सिल्वर क्लोराइड। अभी जो हम अभी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया देख रहे थे वही एग्जांपल है। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की उपस्थिति में सिल्वर तथा ब्रोमीन में बढ़ जा क्लोरीन में, सिल्वर तथा क्लोरीन में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहां देखिए आप, सिल्वर 1 है, इधर भी सिल्वर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तीर के बाएं तरफ क्लोरीन कितना है, क्लोरीन के 1 परमाणु है, लेकिन इधर क्लोरीन के 2 परमाणु है। मैंने कहा कम को अधिक करना है, तो अधिक को कुछ नहीं करेंगे, कम इधर आया तो हम यहां पे क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। तो यहां जैसे ही हम 2 करते हैं तो क्लोरीन तो 2 हो गया, दोनों तरफ 2 हो गया, लेकिन सिल्वर भी 2 हो गया, और इधर सिल्वर कितना है, 1 ही है, कोई बात नहीं, हम यहां 2 कर दिए। अब सिल्वर भी 2, क्लोरीन भी 2, इधर भी सिल्वर 2, क्लोरीन 2, इस तरह से ये भी समीकरण संतुलित हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा है ये Ba बेरियम होता है, Be नहीं Ba है, बेरियम क्लोराइड। क्या है ये, बेरियम क्लोराइड। बेरियम की संयोजकता 2 होती है, अतः BaCl2 लिखा गया है। और यहां है सोडियम सल्फेट। जो भी नया यौगिक आए उसका फॉर्मूला आप क्या करेंगे, या तो याद कर ले या संयोजकता के आधार पर उसे बनाने को सीखें। तो ये बेरियम क्लोराइड है, मैं इसे लिख देता हूं, ये है बेरियम क्लोराइड, और ये है सोडियम सल्फेट, पहले से जान रहे, ये हो गया बेरियम सल्फेट, तथा ये सोडियम क्लोराइड। चलिए काउंट करते हैं। एरो के बाएं तरफ जो ये प्रतिकारक है, रिएक्टेंट है या अभिकर्मक है, इसमें बेरियम के कितने परमाणु हैं, तो सिंगल 1 है, यही केवल बी है ना जी, Ba, और यहां Ba भी 1 है, तो ये संतुलित है। क्लोरीन के कितने हैं, 2, इधर क्लोरीन के कितने हैं, 1, इधर क्लोरीन 2 और उधर कितने हैं, 1। तो मैंने कहा कम को अधिक करना है, अधिक को कम नहीं करना है, अतः यहां पे आप 2 कर दीजिए। अब इधर भी क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2। यहां सोडियम के कितने परमाणु है, बेरियम को नहीं कुछ किया गया, बेरियम जैसे था वैसे है। सोडियम के कितने परमाणु है, 2, इधर सोडियम के कितने परमाणु है, 2, Na के पहले 2 है। सल्फर के कितने परमाणु है, 1, इधर सल्फर के कितने परमाणु है, 1। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। इस तरह से हमारा ये समीकरण भी संतुलित हो गया। एनसीईआरटी बुक में जो आउटसाइड क्वेश्चन है, उस आउटसाइड क्वेश्चन में बहुत सारा ऐसा चीज प्रश्न दिया गया है, लगभग मुझे लगता है कि 12 ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जिसे संतुलित करना है आपको। तो आप वहां से जाकर के उसको स्वयं से संतुलित करने का प्रयास कीजिए, और निश्चित रूप से जब आप संतुलित करेंगे, संतुलित हो जाएगा। ये एक्चुअली होता क्या है कि बार बार जब आप इस काम को करेंगे तो आप अपने अनुभव के आधार पर बहुत जल्दी इस काम को कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।